कमाई होती है डॉलर में, खर्च होता है रुपए में। पहली बार तो जब करियर मैंने शुरू किया था तो 10 लाख रुपया किसी से उधार लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन में डाला और एक दिन लगा उसे जीरो करने में। अप्रॉक्स 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गया। ये समझ में पहले आ गया था कि अगर मैंने नुकसान कर दिया इतना बड़ा तो अब नौकरी करके इतना बड़ा नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। भोजपुरी में कहावत है हम लोगों का, अगर हीरा बेच के नुकसान हुआ है तो खीरा बेच के भरपाई नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो पैसे छापने की मशीन है। पैसे छापना तो थोड़ा निगेटिव एक वर्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ मतलब पैसे तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, बहुत बनाया जा सकता है, एक्सप्लोसिव रिटर्न आ सकता है। अच्छा, भारत में जो है लोग कहते हैं कि फॉरेक्स इलीगल है, तो लोग कैरियर क्यों बनाए? ये बहुत सही सवाल है। फॉरेक्स इंडिया में बैन नहीं है। मुझे पता करना हो कि उपेंद्र मिश्रा रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, इनका जो है खुद का पोर्टफोलियो कैसा है, तो कुछ ऐसा वेबसाइट्स वगैरह भी हैं जहां से पता किया जा सकता है? कुछ स्ट्रेटजी है मेरे पास जो कि कैलकुलेटेड है, और उसके बाद एक सही रिस्क मैनेजमेंट है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है। फॉरेक्स में कैरियर बनाया जा सकता है? 100% बनाया जा सकता है। इंडिया में आप करियर बना सकते हो फंडेड अकाउंट। ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है? हमें दिन का नहीं कुछ देखना होता है, वीक का नहीं देखना होता है, हमें मंथली और ईयरली देखना होता है। अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो मुझे उस 10,000 को फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उस पैसे को नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए? 11 विराट कोहली मिलके मैच नहीं जिता सकते, 11 बुमराह मिलके भी मैच जिता नहीं सकते। बिल्कुल। तो एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों 10-10% है। 10% रिस्क मैनेजमेंट और 10% स्ट्रेटजी, 80% माइंडसेट। कोई नया ट्रेडर है, उसने काम शुरू किया तो वो 10 में से 9 ट्रेड उसके प्रॉफिटेबल होते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आएगा। अच्छा। 10वां ट्रेड उसका लॉस में जाएगा और अकाउंट साफ हो जाएगा। और एक्यूरेसी फिर भी उसकी रहेगी 90%। एक्यूरेसी 90% है लेकिन अकाउंट जीरो हो चुका है। कि फंडिंग अकाउंट में ट्रेड करना सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही कर सकता है। कभी ऐसा लगा कि अपने आप को कि धरती पे मैं बोझ हूं? जब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ना स्थिति, तो एक दिन ऐसे में बैठा हुआ था तो बेटा स्कूल शूज पहन रहा था। स्कूल शूज में वो जो नीचे का एरिया होता है ना, सोल जिसे कहते हैं, उस जूते में था ही नहीं। ऐसे ही नजर गया, फोटो खींच के रखा है मैंने उस दिन का। अच्छा। तो उस दिन मैंने पूछा, बेटा ये तो जूता फटा हुआ आपका, आप बता नहीं रहे हो, तो छिपा रहा है और 3 किलोमीटर पैदल जाएगा उससे। तो बोला कि पापा आपका काम ठीक नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए मैं कुछ बोला नहीं आपसे। काफी इमोशनल मोमेंट है। पानी लेंगे? मेरा घर गोरखपुर में है। मेरे घर के दोनों साइड रेलवे ट्रैक है। उस दिन मन कर रहा था रेलवे ट्रैक पे जाने का, लेकिन 7-8 साल का बेटा मेरा। आप जो है अपना खुद का पीएनएल नहीं दिखाते हैं। लोग अगर कहें भी कि सर पीएनएल दिखाइए तो नहीं दिखाते, तो लोग आप पे भरोसा करे कैसे? ट्रेडिंग शुरू करिए फॉरेक्स में, क्योंकि खुद का कैपिटल लगाना नहीं है जी। खुद का कैपिटल लगाना नहीं है, पार्ट टाइम शुरू करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना फुल टाइम बिजनेस छोड़ के फॉरेक्स करोगे। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग मिनटों में करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन अपोजिट आप देखेंगे तो मिनटों में जो है वो रोडपति भी बन जाते हैं। आपको मैं बताऊं तो इस वीडियो के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, लीगल इलीगल हो या फिर मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम आते ही जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस का जो है इस वीडियो के अंदर फुलफिल किया जाएगा आंसर आपका, क्योंकि हमारे साथ है उपेंद्र मिश्रा सर, जो कि करीब 5,000 से अधिक स्टूडेंट को अभी तक ट्रेडर बना चुके हैं। स्वागत है सर, कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ। कैसे चल रहा है जीवन? अभी तो बढ़िया चल रहा है। क्या हो रहा है आजकल, बताइए थोड़ा अपने बारे में। फॉरेक्स बस फॉरेक्स चल रहा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सिखाते हैं लोगों को? अच्छा, एक ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है? सुबह उठने के बाद जो भी डेली रूटीन है, होने के बाद थोड़ा सा योगा आ जाता है मेंटल पीस के लिए। थोड़ा सा एकाग्रता उससे बढ़ती है, उससे हमें अच्छे ट्रेड, ठीक है, अपनी जो भी गोल है उसको अचीव करने में हमको थोड़ा आसानी रहती है। और इसके बाद फिर शुरुआत हो जाती है। हम लोग रहते भले ही हैं
मार्केट में 2 घंटा 3 घंटा जो भी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट होता है मार्केट को पहचानने का, क्या है इस समय, रिस्क मैनेजमेंट, क्या ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी ट्रेड ढूंढना, तो टाइम तो पूरा ही जाता है मार्केट में, लेकिन हाँ चार्ट पे 2 से 3 घंटा ही रहना होता है। अच्छा। उसके पीछे बहुत सारे होमवर्क करने होते हैं एज अ ट्रेडर। आप समझो कि आप नए हो, बिल्कुल कुछ जानते नहीं, तो पहले आपका कोई कजिन, आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त बताएगा कि ये कॉइन में पैसा लगा दो, या ये शेयर खरीद लो, या ऐसे कर लो, मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका वहां पे खत्म होता है, पहले लॉस होता है। क्यों? अब कारण ये भी है कि एज अ बिगनर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग प्रोफेशन में, नौकरी में हम व्यस्त होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता सीखने का, टाइम की कमी। तो पहले तो सीखने हम तब आते हैं जब अच्छा नुकसान कर चुके होते हैं। अब अच्छा नुकसान हो गया है, अब सीखने की बारी आएगी, तो सीखेंगे कहाँ से? यूट्यूब से। और यूट्यूब में जो लोग भी हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे हैं, अगर वो अपना वीडियो डाल रहे हैं तो वो वॉच टाइम को देख के काम कर रहे हैं कि मतलब वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब से हमें पैसा आएगा, एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दे आर नॉट वर्थी पीपल फॉर न्यू गाइज, जो भी चाहते हैं लोग कि हम यहाँ से ट्रेडिंग शुरू करें। अच्छा। खैर, जब हम बिल्कुल बिगनर हैं तो कुछ तो आ रहा है सीखने के लिए, सीखना चाहिए। अब वहां से, हाँ, वो यूट्यूब से, और फिर उसके बाद से वो आके मार्केट में बिना किसी अच्छी रिसर्च के, बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के, बिना किसी नॉलेज के, फिर खुद से वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, दोबारा गलती करते हैं और दोबारा नुकसान होता है। जी। ये चीजें जो है आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे हैं? मैंने खुद किया है। अच्छा। मैंने खुद किसी के कहने पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में शुरुआती में 10 लाख रुपए नुकसान किया उधार लेके। अच्छा। फिर उसके बाद से फॉरेक्स में मूव हुआ तो फिर उधर नुकसान हुए, फिर उसके बाद से किसी इंस्टीट्यूशन को ढूंढा गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ढूंढा गया, और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। आदरणीय अखिल स्टोक जी हैं यूएस से, फिर उनके पास जब उनसे मैंने क्लास लिया, उनसे जब पढ़ाई करी, उनकी चीजों को सीखा, उनके सिद्धांतों पे चला, तो धीरे धीरे रेड पीएनएल था वो धीरे धीरे ग्रीन में आया। अच्छा। पहले तो जो प्रॉफिट लॉस बराबर हुआ, ब्रेक इवन में आए जो नुकसान किए थे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, अभी जो है आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में? अभी तो शुरुआत करी है, अभी कुछ है ही नहीं। अभी क्या, अभी तो बस शुरुआत करी है मैंने। क्योंकि जो है ऑडियंस हमारे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऑडियंस अगर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो उनकी क्या क्या कंफ्यूजन को आप क्लियर कर देंगे, उनकी माइंडसेट को आप कैसे बदल देंगे, और फॉरेक्स से रिलेटेड जो है आपको वो लोग क्या सोचे कि मतलब मैं ये पॉडकास्ट देख रहा हूँ उस व्यक्ति का, तो मुझे फायदा क्या होगा? अगर आप बिगनर है, मतलब जो भी दर्शक बिगनर है, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए एक सही स्ट्रेटजी, एक सही रिस्क मैनेजमेंट मैं बता सकता हूँ। अगर कोई पुराना है और पहले से काम कर रहा है तो अभी उससे मुझे खुद सीखने की जरूरत है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी फॉरेक्स मार्केट में, बहुत छोटा सा आता है मुझे। हाँ, कुछ स्ट्रेटजी है मेरे पास जो कि कैलकुलेटेड है। अच्छा। बड़े तरीके से मार्केट्स में उसको इवैल्यूएट किया गया है, और उसके बाद एक सही रिस्क मैनेजमेंट है। अच्छा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, मुझे प्रॉफिटेबल बनाता है। अच्छा। और आई एम श्योर कि अगर लोग जानेंगे इस स्ट्रेटजी के बारे में, इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, तो उनका भी पीएनएल ग्रीन ही रहेगा हमेशा। अच्छा। लोग सोचते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो पैसे छापने की मशीन है, ऐसा सोचते हैं लोग, क्योंकि पैसे घर से लगाने नहीं पड़ते। बिल्कुल, वो सही सोचते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है उसका, पहले ठीक से समझो। जो भी स्ट्रेटजी जान रहे हो उसे मार्केट में बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग के बाद फिर डेमो ट्रेड में आइए। डेमो ट्रेड में जब प्रॉफिटेबल हो, एकदम आराम से जैसे आप करोगे रियल, मतलब आपको डेमो भी ऐसे ट्रेड करना है जैसे आप रियल करते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, रिस्क मैनेजमेंट काम कर रहा है, तो पैसे छापना तो थोड़ा निगेटिव एक वर्ड हो जाएगा, लेकिन हाँ, मतलब पैसे तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, बहुत बनाया जा सकता है, एक्सप्लोसिव रिटर्न आ सकता है। अच्छा। एक्सप्लोसिव वेल्थ क्रिएट होगा, जो कि एक जनरेशन गैप जो फुलफिल करेगा, वो इतना बड़ा पेमेंट बनेगा। इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा? एक व्यक्ति कोई है, सपोज दैट मैं हूं बिगनर, मुझे कितने सर्टेन टाइम देने चाहिए इसमें? मतलब अब सबके माइंड टू माइंड वेरी करता है, समझने वाली चीजें हैं, लेकिन एक एवरेज टाइम होता है कि इतना समय आप इसको देंगे, शुरू से लास्ट तक सीखेंगे, स्ट्रेटजी को अपनाएंगे, रूल को फुलफिल करेंगे, तो वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये अलग अलग इंस्ट्रक्टर, अलग अलग कोचिंग सेंटर पे ये डिपेंड करता है। आपके हिसाब से, आपके पास मेरे हिसाब से अगर कोई आता है तो कम से कम उसे 6 महीने का टाइम हमें देना पड़ेगा। 6 महीना अगर वो चलते हैं मेरे रूल रेगुलेशन पे, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ही, अगर बिगनर है तो भी और अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बिगनर है तो उसको से दिमाग से निकालने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो भरना है, क्योंकि वो तो दूसरी फील्ड से आया है, तो उसके पास जीरो नॉलेज है। तो जब जीरो नॉलेज है तो उनको जो है वो अडॉप्ट करना है।
कुछ भी निकालना नहीं है। और जो पुराने लोग आते हैं 10 साल 15 साल पहले से काम कर रहे हैं और अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी उनका पीएनएल ग्रीन नहीं है, रेड ही चल रहा है या ब्रेक इवन में है, तो उनके लिए माइंड ऑफ मिक्सचर जिनका है, हाँ मिक्सअप है, तो उनके लिए क्या है कि पहले निकालना पड़ेगा कि ये सारी चीजें निकालो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, तो इसलिए तो कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भी 6 महीना ही चाहिए। अच्छा, दिन का डेली 2 घंटा और 6 महीना, अगर ये ऐसा करते हैं तो एक बिगनर से वो एक प्रो लेवल के ट्रेडर बनते हैं। आपको मैं बताऊं कि मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बनाता हूं, मैं लोगों को जो बताता हूं इंस्टीट्यूशनल कैसे ट्रेडिंग करते हैं, बड़े बड़े व्हेल कैसे मार्केट में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। अच्छा। जो सेंट्रल बैंक्स हैं सारे, जैसे आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इस तरीके के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बैंक हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो किस तरीके से मार्केट में एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, उनके बारे में बताता हूं। रिटेल ट्रेडिंग में नहीं सिखाता जी। तो लोग लेकिन ये सोचते थे कि 3 दिन जो है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। मान लीजिए आपका कहना है कि 6 महीने चाहिए, एक सर्टेन पीरियड है, तो 3 दिन जो आप सिखाते हैं उसमें लोग कैसे सीख पाएंगे फिर? अरन जी 3 दिन में ना कोई बिगनर आया तो वो ट्रेड कैसे लेना है ये पहचानता है, मार्केट डू डोंट समझता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 दिन में मास्टर नहीं बनता। अच्छा। 3 दिन एक ऑफलाइन वर्कशॉप होती है मेरी, जिसमें हम आपको, जैसे कोई बिगनर आया, एक बच्चा जा रहा है स्कूल पढ़ने, तो कैसे वो स्लिपिंग लाइन, ट्रेंडिंग लाइन, वर्टिकल लाइन ये सिखाया जाता है उसे, तो वो 3 दिन में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। हाँ, चौथे दिन से वो एक क्वालिटी ट्रेड पहचानना शुरू करता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता, ट्रेड करना नहीं सीखता वो। अच्छा। हाँ, अगर वो पहले से कर रहे हैं, 10 साल से हैं, 5 साल से हैं, 2 साल से मार्केट में, चाहे किसी भी मार्केट में हो, वो फॉरेक्स मार्केट में हो या वो शेयर मार्केट में हो या वो क्रिप्टो मार्केट में है, तो उनके लिए है कि वो चौथे दिन से ट्रेड ले सकते हैं। प्रॉफिटेबल वो भी नहीं बनेंगे, चौथे दिन से वो ट्रेड ले सकते हैं, पहचान सकते हैं। उनका जो डेमो प्रैक्टिस है वो शुरू हो जाता है, वो बैक टेस्टिंग चौथे दिन से शुरू कर सकते हैं। यानी कि मतलब 3 दिन के जो पीरियड है ऑफलाइन आपके जो क्लास का, जो अगर सेशन कोई अटेंड करता है तो उसको जो मतलब बेसिक चीजें हैं, जैसे वो लॉस ना करे, पहले जो लॉस कर रहा है उसको स्टेबल कर पाए, इस टाइप से आप मतलब समझाते हैं। वो चौथे दिन से जो है वो पैसे कमाने वाले सपने नहीं देख सकता। चौथे दिन उनको ये पता होता है कि मार्केट के प्लेयर कौन है, अच्छा, किस मार्केट में आपको कब एंटर करना चाहिए, किस टाइम में ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, ठीक है, हमको किस पेयर में ट्रेड करना चाहिए, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको मालूम होती हैं। और चौथे दिन से वो जो बैक टेस्टिंग है मेरी स्ट्रेटजी का, वो करना शुरू करते हैं। 15 से 20 दिन उनको लग जाता है बैक टेस्टिंग करने में। बैक टेस्टिंग करने के बाद उनको सही पिक उनके समझ में आता है कि सही पेयर क्या है उनकी टाइमिंग के हिसाब से। अब सीधी बात है कि कोई अगर सचिन तेंदुलकर हैं, उनसे अगर गाना गवा दिया जाए नहीं गा पाएंगे। अगर शाहरुख खान से क्रिकेट खिलवा दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें नहीं पता ना कि एज पर आवर टाइम, जो भी मेरा टाइम है ट्रेडिंग करने का, उस टाइम में किस पेयर में हमें ट्रेड करना चाहिए और उसका डायरेक्शन क्या होगा। बहुत सारे हैं मार्केट में भी कि वो कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हुए हैं, सेवी रजिस्टर्ड भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऑप्शन बायर हैं। अच्छा। तो अगर वो जो टीचर ऑप्शन बायर है वो ही खुद टीचर ऑप्शन सेलर नहीं है। अच्छा। लेकिन उसी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जाके अच्छा ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। तो अब मैं ही एक टीचर हूं, तो मैं पता चला किसी पेयर पे अच्छी पकड़ है मेरी, दूसरे पेयर पे नहीं है। तो उसी तरीके से अगर वो आते हैं तो उनको ये पता चलता है कि डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का, मतलब उनको बाई लेना है कि सेल लेना है, किस पेयर में। मैंने हम यूं कहें तो ट्रेडिंग में जिसको इंटरेस्ट है उनको आप स्टेबल करते हैं 3 दिनों में, उसके बाद जो है क्या सपोर्ट देते हैं उनको? आफ्टर 3 डेज हम लोग वीकली सेशन लेते हैं कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीकली सेशन में ज्वाइन करिए, जो भी आपका डाउट है वो पूछिए। वो 2 वे क्लास होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, आप 2 वे कन्वर्सेशन होता है। हाँ, 2 वे टॉकिंग होता है, आप उसमें आइए। और उसकी रिकॉर्डिंग भी पोस्ट जूम क्लास, वो रिकॉर्डिंग भी उनके ग्रुप में डाल दी जाती है, जो एब्सेंट हो गए उनके लिए। हाँ, उनके लिए। या फिर दोबारा हो सकता है ना कि 200 लोग थे, 250 लोग थे, आप रिकॉल नहीं कर पाए, आप एक बार समझाया मैंने नहीं समझ में आया, तो उसके लिए वो रिकॉर्डिंग डाल दी जाती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, वो हमेशा पड़ा रहेगा उनके पास। इसके बाद ये होता है कि अगर उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आया तो अगला क्लास जहां कहीं भी हो रहा है आप दोबारा आ जाओ, तीसरी बार आ जाओ, चौथी बार आ जाओ, 5वीं बार आ जाओ। अगली बार वाले जो क्लास ऑफलाइन वाले क्लास में जहां भी हो रहा है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। होटल में होता है तो एक जो होटल वाला चार्ज होगा वो आपको खुद से पे करना होगा, और पहली बार तो होटल वाला भी फ्री होता है सब कुछ। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं उनके लिए फ्री रहता है सब कुछ। भारत में जो है लोग कहते हैं कि फॉरेक्स इलीगल है, तो लोग कैरियर क्यों बनाए? ये बहुत सही सवाल है। फॉरेक्स इंडिया में बैन नहीं है।
अच्छा। ठीक है, आप देख सकते हैं आरबीआई की साइट पे भी जाके। इंडिया में ये कहा, फेमा एक्ट ये कहता है कि आप उन्हीं प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करोगे फॉरेक्स जो कि गवर्नमेंट ने जिसपे बैन नहीं किया, मतलब अलाउ किया हुआ है। तो दो ही लाइसेंस हैं मार्केट में, लाइसेंस्ड के जो ब्रोकर हैं वो दो ही हैं, एक तो एनएससी, दूसरा बीएससी, अच्छा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और भारत स्टॉक एक्सचेंज। और दोनों में ही आप न सिर्फ क्रॉस करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, बल्कि आप आईएनआर के साथ किसी भी मेजर करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा। हमें ये नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज हम ये बात करते हैं कि हमें ट्रेड यहाँ पे फॉरेक्स बैन है। अच्छा, इसके अलावा एक और रीजन है कि 9:30 to 3:15 ओपन रहता है मार्केट, 9:15 से 3:30 ओपन रहता है मार्केट, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। तो आपको इसी बीच करना रहेगा फॉरेक्स में भी। दूसरा ये है कि इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता खास। अच्छा। जब लोग जानते ही नहीं है तो वॉल्यूम होता नहीं है। अच्छा, एक्सपायरी के साथ आता है। ये 3 डीमेरिट है जिसकी वजह से लोगों को ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत में रह के एनएससी बीएससी पे जाके किसी भी क्रॉस करेंसी पेयर, मतलब माइनर करेंसी पेयर में, मेजर करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा। बस ये देखना होगा कि 9:15 से 3:30 का मामला रहेगा, वहां पे एक्सपायरी रहेगी और वॉल्यूम नहीं रहेगा। ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन लोग सोचते हैं कि इलीगल है। हाँ, और कमेंट में भी लोग बता रहा हूँ इलीगल कैसे, ये भी बता रहा हूँ। इलीगल यूं है कि इन दोनों के अलावा जितने भी ब्रोकर दिख रहे हैं अभी मोबाइल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जितने भी दिख रहे हैं, सबको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अच्छा। तो अगर आप किसी बैन ब्रोकर पे खुद की केवाईसी कर रहे हैं, इंडियन रुपीज को उनके दिए हुए क्यूआर पे, लिंक पे, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो इलीगल हो ही गया ना। आप काम ही इलीगल कर रहे हो। आपको अगर कायदे से करना है और तरीके से करना है, नियम के अंदर रह के करना है, तो आपको करना चाहिए एनएससी बीएससी पे। तो फॉरेक्स में कैरियर बनाया जा सकता है? 100% बनाया जा सकता है। इंडिया में आप करियर बना सकते हो फंडेड अकाउंट के थ्रू। अच्छा, फंडेड अकाउंट। फॉरेक्स मार्केट में जो बिगिनर लेवल के हैं वो गलतियां कहाँ कर बैठते हैं? सबसे बड़ी गलती एज अ बिगिनर वही जो मैंने पहले ही बोला कि वो पहले बहकावे में आके किसी के द्वारा सुनी हुई किसी बात पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद का पैसा नहीं आया उधार लेके करते हैं, सीखते नहीं है। लेकिन फॉरेक्स में तो पैसे लगाते नहीं है ना, फंडेड अकाउंट जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो पैसे तो लगना नहीं है उन लोगों को। आप फॉरेक्स में पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा ब्रोकर सही है, कौन सा स्कीम सही है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि आरओआई प्लान लेके आए हुए हैं। अच्छा। उनको पैसा दो, वो आपको महीने का रिटर्न देंगे। अब ये एज अ बिगनर हम पहचान ही नहीं पाते, हमको जानकारी नहीं होती है कि क्या फॉरेक्स में हमें कैपिटल मिलता है ट्रेड करने के लिए कि नहीं मिलता है, हमें मालूम ही नहीं होता है। हम तो उनके कहने पे लगा देते हैं पैसा। अच्छा, एक सवाल है जो मुझे लगता है कि दर्शक लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो मुझे उस 10,000 को फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर उस पैसे को नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर 10,000 रुपया है तो सबसे पहले तो मम्मी पापा को या घर में दे देना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपको फॉरेक्स में किसी भी अगर आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले आज के डेट में जाओ, चैट जीपीटी भी है, यूट्यूब है, तो थोड़ी नॉलेज वहां से लो। अच्छा बुरा जो भी लेना है लीजिए। अच्छा। एज अ बिगनर कुछ भी लीजिए जानकारी में, तो थोड़ा टाइम दीजिए और उसके बाद फिर ये सर्च करो कि सही प्लेटफॉर्म आपके लिए, सही कोचिंग सेंटर कौन सा है। बिना कोचिंग सेंटर के आप जाएंगे नहीं, और जो ट्रेडर होते हैं वो यूट्यूब पे नहीं पाए जाते। अच्छा। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर पाए जाते हैं, उनका काम होता है कि जितना ज्यादा वो वीडियो डालेंगे कंटेंट वाइज, उस हिसाब से उसको देख के लोगों को पैसा यूट्यूब से उनको मिलेगा। तो पहले सर्च करिए कि सही कोचिंग सेंटर कौन सा है जहां पे आपको अच्छे से नॉलेज दिया जा सकता है। अच्छा, उसकी पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान सिर्फ ये है कि वहां जब बात हो रही हो ना, तो वहां बात हो रही हो स्ट्रेटजी की, वहां बात हो रही हो रिस्क मैनेजमेंट की, वहां बात हो रही है कि एनुअल रिटर्न की, वहां बात हो रही है मंथली रिटर्न की, वहां बात हो रही है कि आपको पर ट्रेड कितना लॉस करना चाहिए। इन सब अगर बात हो रही है तो सबसे मेरे हिसाब से क्या है कि सबसे पहले एक स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी पे कम से कम साल भर पीछे का बैक टेस्टिंग,
फिर उसी स्ट्रेटजी पे जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपका है उस पे डेमो ट्रेड, अच्छा, और डेमो ट्रेड के बाद फिर रियल मार्केट में। अगर इस टाइप का प्रोसेस कहीं हो रहा है किसी कोचिंग सेंटर में तो मेरे लिए थम्स अप है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, और सर्च कीजिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई नहीं मिले तो हम बैठे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी में किसी एक चीज को आपको छोड़ देना है तो आप किसके साथ आगे बढ़ेंगे? मैं आपसे सवाल करूंगा काउंटर कि बुमराह को छोड़ दिया जाए या रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए, किसके साथ आया जाए? नहीं, आप बताइए। दोनों ही जरूरी है, दोनों जरूरी। बिना डिसिप्लिन के भी नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपसे वापस बोलूंगा, 11 विराट कोहली मिलके मैच नहीं जिता सकते, 11 बुमराह मिलके भी मैच जिता नहीं सकते। बिल्कुल। तो एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। ये दोनों 10-10% है, 10% रिस्क मैनेजमेंट और 10% स्ट्रेटजी, 80% माइंडसेट। माइंडसेट का एक सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। होता क्या ना, एज अ बिगनर हम क्या होता है कि लॉस में हम बैठे रहेंगे अकाउंट खाली होने तक, लेकिन जैसे ही प्रॉफिटेबल आए ना, कुछ भी प्रॉफिट आया तो बिना किसी कैलकुलेशन के एग्जिट हो जाते हैं। अच्छा। आप ये देखिएगा आर्यन जी कि कोई नया है ना, कोई नया ट्रेडर है, उसने काम शुरू किया तो वो 10 में से 9 ट्रेड उसके प्रॉफिटेबल होते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आएगा। अच्छा। 10वां ट्रेड उसका लॉस में जाएगा और अकाउंट साफ हो जाएगा। और एक्यूरेसी फिर भी उसकी रहेगी 90%। एक्यूरेसी 90% है लेकिन अकाउंट 0 हो चुका है। तो इसलिए एक सही माइंडसेट का भी होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में एक जो है फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि चलो आज अभी 2000 कमा लिया ना मैंने, कहीं ऐसा ना कोई 2000 चला जाए तो चलो काट के बाहर निकलो, बाहर निकल जाते, मतलब जो आया प्रॉफिट उसको लेके घर चले जाए, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और लॉस लेते हैं बहुत बड़ा। तो एक 9 प्रॉफिट आया छोटा छोटा करके और 10वां लॉस आया, अकाउंट साफ। अच्छा, अभी आप जिस स्टेज पे हैं, अगर आपको अभी से 0 से शुरू करना पड़े तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप दोबारा नहीं करेंगे? उधार पैसे लेके मार्केट में कूद जाना, बिना किसी रिसर्च के, बिना कुछ जाने अपना अकाउंट किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर पे बना के। पता है, पहली बार तो जब करियर मैंने शुरू किया था तो 10 लाख रुपया किसी से उधार लेके फ्यूचर एंड ऑप्शन में डाला और एक दिन लगा उसे 0 करने में। एक ही उधार का पैसा, एक दिन। क्योंकि मेरा दोस्त था, उसको सब पता था, उसने बोला मैं तेरे को सिखा दूंगा, तुम आओ, तुम ये ले लो, तुम वो बाई करो, ये सेल करो। मैंने कर दिया, एक ही दिन में खत्म हो गया। असल में वो गैमलिंग कर रहा था, उसको मालूम नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था। अब दूसरा, उसके बाद ये समझ में आया कि फॉरेक्स मार्केट में करना चाहिए, तो किसी ब्रोकर पे पैसा डाला फिर से उधार लेके, क्योंकि मैं तो कर्जे में था। तो फिर से उधार लेके ब्रोकर पे पैसा डाला। जब पे आउट लेने की बारी आई तो हमारे यहाँ जीएसटी कटता है, तो और पैसे डाल दो, तो आज बंद है, तो कल वो फॉरेक्स ब्रोकर था ही नहीं, वो स्कैमर था। तो ये 2 गलती मैं कभी नहीं करूंगा एज अ बिगनर। अब मैं आपके मन के सवाल जो है वो सर से रखूंगा, क्योंकि जो है आपके मन में ये सवाल चल रहे होंगे कि भाई साहब आखिर उपेंद्र सर जो है वो खुद फॉरेक्स में क्यों मूव किए, क्या ऐसी आन पड़ी? अच्छा खासा जो है इनका बैकग्राउंड में जाएंगे तो बिजनेस वगैरह ये कर रहे थे, करोड़ों के जो है इनके मार्ट वगैरह थे, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि इनको फॉरेक्स में आना पड़ा? सर थोड़ा सा बताइए। फॉरेक्स में आना मेरे लिए एक्सीडेंटल एंट्री मेरी थी, मैं कभी आना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बताया आपको लोअर मिडिल फैमिली से मैं रहने वाला हूँ। उसमें पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाता है कि इधर जाने का नहीं, इधर जो है गैम्बलिंग है, इधर जो पैसा है वो डूब जाता है, शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, उधर छोटे लोगों के लिए नहीं है। तो वो शुरू से आया हुआ था। करियर शुरू किया मैंने जब एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, तो उसमें बहुत सारे सेविंग करी, जो भी था अपने आप को 30 की एज में रिटायर मान चुका था मैं कि अब कोई बात नहीं है, चलता है। उसी कंपनी में मैं जिसमें ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर बना, उसी कंपनी में मैं ब्रांच मैनेजर तक पहुंचा, अपने होम टाउन में रहा। उसके बाद से सडनली गोरखपुर में खुलता है बिग बाजार, और बिग बाजार में एंट्री होती है। वहां का आबो हवा देख के ये होता है कि मैं तो एक सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, टफ इंडस्ट्री है ये, और ये तो फिर भी डेली नीड्स है बिग बाजार, रोजमर्रे का सामान चाहिए, चलो इसको ओपन करते हैं, नए तरीके से अपने आप को अब स्थापित करते हैं मार्केट में। थोड़ा सा अस्थायित्व तो जरूरी है हमारे लाइफ में, स्टेबिलिटी के लिए। भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो गया, 30 की एज भी हो गई, और जो भी अपने सपने थे, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास है तो सपने भी हिसाब किताब में ही आते हैं, लगभग अचीवमेंट हो चुका था। वो कैलकुलेशन पहले से तेज है कि इतना कमाना, इतना बचाना, इतना इन्वेस्टमेंट करना है। वही काम मैं कर रहा था इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे, म्यूचुअल फंड बेचना, ये सब सारी चीजें चल रही थी। लोगों को होम लोन दिलाना, जो काम भी है चल रहा था फाइनेंशियल सेक्टर का। अब इसके बाद से रिजाइन देता हूँ जॉब को, और अपना जो भी सेविंग था वो सब एफडी वगैरह तोड़ के, जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी लखनऊ में प्लॉट वगैरह लिए थे, सब निकाल के फिर से एक इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि 15 साल मार्केट का काम किया था, भाग दौड़ करी हुई थी, पीआर करने के लिए एजेंसी हायर करी, हीरो हीरोइन को बुलाया,
सनी देओल जी को, गोविंदा जी को गोरखपुर में अच्छे से प्रोग्राम किया। 1 साल के अंदर 5 मार्ट ओपन हो गए 2,500 स्क्वायर फीट के। अच्छा। एक मार्ट का जो खर्च एक्सपेंस आता था वो 50 to 65 लाख के आसपास आता था। अच्छा। तो विद इन ईयर ये सारी कुछ हो गई, 4-5 फ्रेंचाइजी होल्डर आ गए, चीजें ठीक है, चलने लगी। अब उसके बाद से संभालने की बारी आई। कोई नॉलेज तो था नहीं मुझे रिटेल इंडस्ट्री का, मैं तो एक सेलिंग इंडस्ट्री से था, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर से। अच्छा। अब वो चीजें समझ में आई नहीं। धीरे धीरे किसी पे फेथ कर लेना, जहाँ बिजनेस करना है वहां पे रिलेशन भी लगा देना, इस तरीके का बहुत सारी गलतियां हुई। ओवर शॉपिंग कर लेना, जो नहीं जरूरत है वो भी मार्ट में सामान रख लेना, ठीक से चल नहीं पाया कुल मिला जुला के। साल भर तक सब ठीक चला, फिर हाथ खाली हो गए। मार्केट से पैसा उधार लिया, बैंक से लिया, बैंक ने मना कर दिया कि अब आपका हो चुका है, बस अब इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। मार्केट से पैसा लेना, जो बात करने का पहले से ही नॉलेज था, लोग आते थे, पैसे देके जाते थे, फ्रेंचाइजी होल्डर चलने लगे। कुल मिला के नुकसान में चला गया, और नुकसान में मुझे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। अपने आप जॉब छोड़ के एम्प्लॉय जाने लगे। अच्छा। जो किराया बाकी रह गए थे, रेंट, वो रेंट वाला ताला लगा के चला गया, लैंडलॉर्ड। ठीक है। जो वेंडर ने सामान दिए थे, सामान देना बंद कर दिया। बड़ा गड़बड़ होता है सिचुएशन, खास करके एमएसएमई और एसएमई जो है इंडिया में ना, इनका बहुत बुरा हाल है। अच्छा। तो ये रहा, और 3 महीने अगर आपने ईएमआई नहीं भरी तो आप एनपीए हो जाओगे। यहाँ गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या है ना, अब थोड़ा सा लीक से हट के बात करूंगा, इस मैटर पे क्या है कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने हैं ना, वो उतना रेवेन्यू नहीं देते गवर्नमेंट को जितना एमएसएमई और एसएमई देता है। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब जो वो लोग देते हैं ना, अच्छा, जो भी पैकेज आता है ना, राहत पैकेज, वो भी उन्हीं लोगों के लिए आता है। ये 2000 करोड़ का ये वाला टैक्स माफ हो गया, तो 1500 करोड़ का ये माफ हो गया। ये मतलब ये छोटे व्यापारियों के लिए, मतलब ये बड़ी उदासीनता है गवर्नमेंट को लेके, कुछ सोचते नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा। कम से कम इनको अलग से एक रूल बनाना चाहिए, एक अलग राहत पैकेज देना चाहिए। बहरहाल जो भी था, अब वो अचानक से एक दिन पता चलता है कि ये जो है ना, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा कर्जा बढ़ रहा है, और ये इतना बड़ा हो गया कि जो था वो तो चला गया, और उसके बाद से अप्रोक्स 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गया। अच्छा। कुछ बंद करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप बंद हो गया। सब बंद हो गया। क्योंकि जब इंश्योरेंस था तो बहुत अच्छा था, तो जब इंश्योरेंस बहुत अच्छा था तो दुबई जाना हुआ था, वहां पे फॉरेक्स के बारे में पता चला था कि कैपिटल मिलता है। अच्छा। दोस्तों से जिक्र करा इसका, तो उन्होंने बोला कि अब जब होगा तब होगा, फिलहाल यहाँ शुरू करो वही फ्यूचर एंड ऑप्शन, 10 लाख रुपए उधार लेके, फिर उसके बाद से फॉरेक्स, सब बेकार, डूबती नैया पे एक और जो है बढ़ता गया। और हम लोग भी सेल्स वाले हैं तो थोड़ा सा हिम्मती होते हैं। जैसे 2.5 करोड़ का कर्जा था, 10 लाख हो गया तो 2 करोड़ 60 लाख हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ। अब ढूंढते ढूंढते किसी दोस्त की मदद से दुबई पहुंचा, वहां पे एजुकेशन लिया। एजुकेशन भी यहाँ मैं हिंदी भाषी, और वहां पे वो यूएस, जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं वैसे इंग्लिश वहां बोलते हैं। यहाँ फिर भी एक इंडियन हिंदी तो समझ में आती, वो एंग्लो इंग्लिश होती है यूएस वालों की, वो और भी पल्ले नहीं पड़ती। तो फरवरी में क्लास लिया, और अक्टूबर से धीरे धीरे समझ में आया। कुल मिला के ये समझ में पहले आ गया था कि अगर मैंने नुकसान कर दिया इतना बड़ा, तो अब नौकरी करके इतना बड़ा नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। भोजपुरी में कहावत है हम लोगों का, अगर हीरा बेच के नुकसान हुआ है तो खीरा बेच के भरपाई नहीं होगा। बात सही। तो कुछ ऐसा ही करना था, शुरू किया। धीरे धीरे हैंड टू माउथ चलना शुरू हुआ। तो सर, मार्केट में जो है आजकल लोग अपना खुद का ट्रेडिंग से ज्यादा ट्रेनिंग देकर लोगों को कमा रहे हैं, यानी इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। लोग पैसे जो है वो इंस्टीट्यूट से इतना कमा ले रहे हैं जितना वो खुद ट्रेडिंग करके नहीं कमा रहे हैं। ऐसा मार्केट में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मेरा ही ले लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरा क्लास करने के बाद, जो मैंने उनको अकाउंट दिया, फंडिंग अकाउंट, तो खुद तो वो ब्लॉक कर दिए, लेकिन 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद ही वो टीचर बन के आ गए। क्योंकि क्या है कि बहुत सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर कोई भी वो बुक ठीक से पढ़ लेता है ना, तो वो लगेगा कि वो बहुत बड़ा ट्रेडर है। अच्छा। एक्चुअल में जानने के लिए एक बार देखिए उसका पीएनएल कि वो क्या है, उसके बारे में जानिए। वो आपको अपना पीएनएल तो दिखाएगा नहीं कोई सा भी, लेकिन वो उसकी जर्नी रही होगी ना ट्रेडर बनने की, पहले एज अ बिगनर टू ट्रेडर बनने की एक जर्नी रही होगी। उस जर्नी को जानिए कि क्या वो, उसका बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से वो आया है, क्या करता था, और कब से उसने ट्रेनिंग शुरू करी है। अच्छा। तो अगर आप जाओगे, क्योंकि सबकी लाइफ ऐसी ही है, ऐसा नहीं है कि आज हमने ट्रेडिंग करी और कल से मैं ट्रेनर हो जाऊंगा। ट्रेनर बनने तक, ट्रेडर से ट्रेनर बनने तक काफी टाइम लग जाता है। अच्छा। और ट्रेडर, एक बिगनर से ट्रेडर बनने में भी एक लंबा समय जाता है। तो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर पूरा करके आप कहीं से पता करो, आप सोशल मीडिया से पता करो, पर्सनल पता करो, लोगों से पता करो, उसके ओल्ड स्टूडेंट से पता करो, अगर सक्सेस रेशियो है, अगर लगता है हाँ सही है, आप उनको मार्क्स दे सकते हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए उनको। अच्छा। तो किसी को कैसे परखा जाए कि वो जो मार्केट में है
वो वेल एंड गुड है पढ़ाने के लिए, वो मतलब लोगों के पास वो क्या नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो पता कर पाए? सबसे पहले तो पुराने स्टूडेंट उनके, वो तो क्या पुराने राय रखते स्टूडेंट हैं। मिलेंगे कैसे सर? सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, एक ठीक ठाक आदमी छींकता भी है तो उसे पता चल जाता है लोगों को उसके बारे में। और वही वापस जर्नी कि कहाँ से शुरुआत करी थी, जो अपने पीछे भी अच्छा, बोला कोई है। ऐसा साइट भी है जहाँ पे जो टीचर हैं, मेंटर हैं, जिनका इंस्टीट्यूट है वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा कुछ पता कर पाए कोई कि नहीं ये सर जो है वो रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो सेबी से हो, क्या क्या होता है एनआईए से, मैं अगर मैं थोड़ा वो जानूं तो उस हिसाब से अगर मुझे पता करना हो कि उपेंद्र मिश्रा रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, इनका जो है खुद का पोर्टफोलियो कैसा है, तो कुछ ऐसा वेबसाइट्स वगैरह भी हैं जहाँ से पता किया जा सकता है? फॉरेक्स में तो नहीं है ये, सेबी से ले सकते हैं अगर शेयर मार्केट का ले रहे हैं तो। अच्छा, इंडियन मार्केट, इंडियन में स्टॉक मार्केट का ले रहे हैं तो वहां से सेबी का एक रजिस्टर्ड होता है, तो वहां से आप बहुत सारे हैं, सीएफपी हैं, बहुत सारे हैं उसको। तो फॉरेक्स के लिए कुछ पार्टिकुलर जो है टीचर बनने के लिए कोई एग्जाम भी होता है जिससे? किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं है, यही तो मतलब यहाँ का एक ड्रॉबैक है, विडंबना है, कुछ नहीं। हम उस केस में मैं ये कहूंगा कि अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में पता करो कि किस फंडिंग कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं, अच्छा, कितना बड़ा एयूएम वो मेंटेन कर रहे हैं, एयूएम इन एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना बड़ा कितना बड़ा अकाउंट है उनका, 10 मिलियन है, $100 मिलियन का अकाउंट, कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने पे आउट ले चुके हैं। अच्छा, यहाँ से पता चल जाएगा। फंडेड अकाउंट जो आप लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं 3 दिनों के बाद, स्टार्ट होता है शायद $5,000 से जी। उस अकाउंट से क्या सच में विड्रॉल वो अपने अकाउंट में ले पाते हैं स्टूडेंट्स लोग? 100%। आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना होगा कि आप किस कंपनी का फंडिंग अकाउंट ले रहे हो, क्योंकि मैंने खुद बताया कि जो मेरा पहला अकाउंट था जिसे मुझे 13 महीना लग गया जो है क्लियर करने में, और जब पेमेंट लेने की बारी आई तो पेमेंट मिला ही नहीं। क्योंकि ये सवाल जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में आता है कि एक तो पहले लोग कह रहे थे कि ये डेमो में अकाउंट है, उससे लोग ऊपर उठे, उनको मालूम चला फंडेड अकाउंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 2 स्टेप एवोल्यूशन फेज पास करने हैं। जो फेज पास करना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो अगर पास भी कर लेते हैं तो जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं, अब उसमें कुछ मार्जिन भी होता है, $5,000 में जो है इतना ही कि आप ट्रेड ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप लेंगे तो अकाउंट उठ जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा ऊपर उठते हैं तो अगर विड्रॉल लेने का टाइम आता है, जैसे $200 $400 प्रॉफिट हुआ, तो वो अकाउंट में आने में प्रॉब्लम होता है। इस टाइप से क्वेश्चंस लोग करते हैं हमसे। मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, जो है वो बाहरी लोग हैं, वो नहीं जानते फॉरेक्स इंडस्ट्री को, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि पहली बात तो वही बिल्कुल सही है कि फंडिंग अकाउंट में ट्रेड करना सिर्फ एक डिसिप्लिन ट्रेडर ही कर सकता है। अगर आप मार्केट के स्कैल्पर हैं, अगर आप गैम्बलिंग करने आए हैं, अगर आप अपनी खुद के कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वहां पे ट्रेडिंग स्टाइल आपकी अलग होती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी अलग होती है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फंडिंग कंपनी डू डोंट के साथ, प्रो एंड कॉन्स के साथ आपको अकाउंट देती है, तो रिस्क मैनेजमेंट आप उसका फॉलो करते हैं, स्ट्रेटजी आपकी होती है। तो यहाँ फंडिंग अकाउंट में ट्रेड करना तो टफ वाकई होता है, लेकिन अगर आपने फंडिंग अकाउंट के साथ ट्रेड करना सीख लिया तो फिर और कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपसे मैं बात करूंगा एज अ बिगनर, या आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, कोई कितना बड़ा पेमेंट लगा सकता है फॉरेक्स मार्केट में? कोई भी बड़े बड़े ट्रेडर जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, बड़े ट्रेडर जो कि उधर सीएनबीसी आवाज पे, जी बिजनेस पे आके उनको बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि कौन सा शेयर रखना चाहिए, कौन सा निकाल देना चाहिए, कौन कहाँ चला गया है। उनका खुद का कैपिटल 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का होता है और उससे वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं 10 से 12 15 करोड़ की, तो फॉरेक्स में कोई 12-15 करोड़ लेके आ जाएगा। यहाँ पे तो फंडिंग अकाउंट से आप कुछ भी ले सकते हैं ना। $10 मिलियन का अकाउंट मिल जाएगा, $100 मिलियन का अकाउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि $2 लाख $4 लाख तो आपको इनिशियल आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल, वहां से शुरू होता है चीजों को। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि जैसे आप इसके पहले भी सवाल कर रहे हैं कि 10,000 रुपए लेके कहाँ जाया जाए। अगर आप 10,000 रुपया लेके फॉरेक्स में आ भी गए ट्रेड करने हैं और महीने का 20% कमा रहे हो तो 2,000 रुपया होता है। 2,000 रुपया इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप सारा काम छोड़ के ट्रेडिंग करोगे 20 दिन 22 दिन महीने का। लेकिन अगर वही 10,000 रुपीज आप लगा के $10,000 का एक अकाउंट परचेज कर ले रहे हैं और इल्यूशन राउंड उसका क्लियर कर लेते हैं, तो अगर आप उसका 20% कमा रहे हैं तो नाउ यू आर गेटिंग $2,000 पर मंथ। और $2,000 जो पर मंथ है ना, वो इतना बड़ा रकम है कि आपको सारा काम छुट्टी करा देगा, सिर्फ आप ट्रेडिंग ही करोगे। इतना बड़ा मोटा मोटी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इतना बड़ा जीवन जीने के लिए सफिशिएंट है मुझे बहुत। आपको पता है ना आर्यन जी की यहाँ जो भी वर्किंग प्रोफाइल के लोग हैं तो उसमें भी
तकरीबन 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से कम है अभी भी भारत में। 25 करोड़ जनता ऐसी भी है कामकाजी जिनकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए से कम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए महीने की। बिल्कुल। और अच्छा एक बात बताइए, लक और किस्मत को कुछ मानते हैं? बिल्कुल, बहुत मानता हूं मैं। लोगों को मानना चाहिए लक और किस्मत? 100% मानना चाहिए। लक ही है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, किस्मत है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो मेरे से बहुत अच्छे लोग, मेरे से बहुत अच्छे गुड लुकिंग लोग, मेरे से बहुत एक्सपीरियंस लोग, मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग मार्केट में घूम रहे हैं, फॉरेक्स वाले मेरे से पढ़ने चले आते हैं। तो ये लक ही, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज, मतलब मैं फॉर्चून है ये मेरा कि मैं आपके साथ हूँ। बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि अपने आप को कि धरती पे मैं बोझ हूँ? जब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ना स्थिति, तो एक दिन ऐसे में बैठा हुआ था, तो बेटा स्कूल शूज पहन रहा था। स्कूल शूज में वो जो नीचे का एरिया होता है ना, सोल जिसे कहते हैं, उस जूते में था ही नहीं। अच्छा। और वो 3 किलोमीटर पैदल जाता था पढ़ने। एज क्या रही होगी? 7-8 साल। 7-8 साल का एक किड्स है, किड वो जूता पहन रहा है और सोल नीचे है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पकड़ा हुआ है मतलब, लेकिन पाँव जो है ना सीधा सड़क पे। और एक दिन ऐसे ही नजर गया, फोटो खींच के रखा है मैंने उस दिन का। अच्छा। तो उस दिन मैंने पूछा, बेटा ये तो जूता फटा हुआ आपका, आप बता नहीं रहे हो, तो छिपा रहा है और 3 किलोमीटर पैदल जाएगा उससे। तो बोला कि पापा आपका काम ठीक नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए मैं कुछ बोला नहीं आपसे। और काफी इमोशनल मोमेंट है। पानी लेंगे? उस दिन लगा, और उस दिन ये निश्चय हुआ कि अब ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और फिर दिन बदला, तो दिन के हिसाब से जूते खरीदे गए, झोला भर भर के जूते खरीदे गए। आज है संडे का अलग, मंडे का अलग। बिल्कुल। आदमी के जीवन में स्ट्रगल आता है नहीं? उस दिन आर्यन जी, मेरा घर गोरखपुर में है, मेरे घर के दोनों साइड रेलवे ट्रैक है। उस दिन मन कर रहा था रेलवे ट्रैक पे जाने का, लेकिन 7-8 साल का बेटा मेरा, और फ्यूचर बहुत सारे पेपर वेपर हम लोग पढ़ते रहते थे, क्या कर रहा है आफ्टर। फिर वही दोस्त लाइफ में आया, वो समझाया कि तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, गंदे से गंदे तरीके से सिखाया। दोस्त कैसे बात करते हैं, बिल्कुल वैसे सिखाया। मतलब यूं कहे तो एक फेल बिजनेसमैन आज जो है, मतलब मार्केट में एक अच्छी पहचान है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर इंडिया में नाम आ रहा है तो उपेंद्र मिश्रा का भी नाम आ रहा है, ऐसा भी है। हाँ, तो ये जर्नी काफी जो है लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो एक ना एक दिन दिखेगा। देखिए, आप मेहनत करेंगे तो ही किस्मत आपका साथ देगी। बिल्कुल। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो किस्मत भी आपका साथ नहीं देगी। और किस्मत का, लक का होना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, इन सब से हट के बात करें तो आपके यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं, मंथ में अलग अलग स्टेट्स में आपके कोचिंग चलते हैं, आप जाते हैं पढ़ाते हैं, तो आप जो है अपना खुद का पीएनएल नहीं दिखाते हैं। लोग अगर कहें भी कि सर पीएनएल दिखाइए तो नहीं दिखाते, तो लोग आप पे भरोसा करे कैसे? देखिए, पीएनएल तो चूंकि ट्रेवल करता हूं मैं, तो फंडिंग अकाउंट का एक ये भी रूल है कि ट्रेवलिंग के टाइम में ट्रेड नहीं कर सकते, अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ये रूल है। अच्छा। किसी भी फंडिंग अकाउंट का जो इत्तेफाक रखते हैं फॉरेक्स मार्केट से, उनको ये पता है अच्छे से। अच्छा। दूसरा ये है कि अब अगर ऐसी बात आती है कि मतलब खुद तो दिखाते नहीं हो, तो एसएनएक्स एक ब्रोकर है जो कि इंडिया में इस समय बैन हो चुका है। मतलब बैन नहीं हुआ, बैन तो पहले से ही था, अभी वो नए क्लाइंट नहीं ले रहा है इंडिया में। तो उसके ऊपर मेरा कॉपी ट्रेडिंग का एक अकाउंट है, ट्रेजर हंट के नाम से। किस नाम से? ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट। तो आप जो भी चेकआउट करना चाहे एक बार की उसको ओपन करे, वो तो नया प्रोसेस बता दीजिए, कैसे लोग देखेंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप स्टोर पे जाएंगे, एसएनएक्स ओपन करेंगे, एसएनएक्स पे जाएंगे, उस पे सोशल कॉपी ट्रेडिंग करके, सोशल ट्रेडिंग करके ऐप है। अच्छा। एसएनएक्स का वो अवेलेबल है। अच्छा। बस वो न्यू क्लाइंट नहीं ले रहा है। अच्छा, मतलब देखने के लिए वो देख सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो को, आपके बायोग्राफी को जानना है तो एसएनएक्स पे देख सकते हैं। सब कुछ, कब अकाउंट बना है, कितने ट्रेड लिए हैं, कितना अमाउंट डाला गया, कितने बजे कौन सा ट्रेड क्लोज हुआ है, कितने प्रॉफिट में हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितने हैं, डे वाइज
ट्रेड वाइज सब कुछ दिखेगा। और आपको बताऊं मैं कि वहां भी आपको मेरा पोर्टफोलियो 15 से 20% का प्रॉफिट दिखता है, जबकि मैं वहां पार्ट टाइम काम करता हूं, क्योंकि हजारों लोगों ने मुझे कॉपी किया है मेरी स्ट्रेटजी को, और वो पैसे वहां से बना रहे हैं। कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसी व्यवस्था है फॉरेक्स के अंदर कि अगर आपको कुछ नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तो आप अपना अकाउंट बनाइए और आप मुझे कॉपी कर लीजिए। जैसे हम फेसबुक पे फ्रेंड या इंस्टा पे किसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मालिक आप रहेंगे अपने अकाउंट के। आप जब मैं कोई ट्रेड लूंगा तो आपके अकाउंट में ट्रेड लग जाएगा, जब मैं कोई ट्रेड से एग्जिट होऊंगा आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अगर वो ट्रेड में मैंने प्रॉफिट करी तो आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल, अगर मैंने लूज करा पैसा तो लूज हो जाएगा आपका भी पैसा। मतलब आपके ऊपर ट्रस्ट करें। हाँ, ट्रस्ट क्यों करें, देखने के बाद करें। तो यूं कहें तो कॉपी ट्रेडिंग में ट्रस्ट मस्ट है, उनको होना पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी ट्रस्ट ही तो मस्ट है। और ट्रस्ट कैसे करेंगे, और ट्रस्ट ऐसे नहीं कि आंख मूंद के आप ट्रस्ट कर लो, इसका प्रोसेस है, प्रोसेस फॉलो करके ट्रस्ट करिए। पहले जाइए एसएनएक्स पे देखिए, अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर मेरी बातें मैच कर रही हैं मेरी स्ट्रेटजी से, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इतनी अच्छी अच्छी, तो फिर आइए। अच्छा। और अगर नहीं मेरे पास आना है तो किसी और के पास जाइए, अगर ये चीजें मैच करती हैं तो। बिल्कुल। तो आपने तो ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दिया, लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? अब ट्रेनिंग में ही और आगे बढ़ेंगे, और अगर ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आएगी तो फिर ट्रेडिंग पे काम करेंगे, क्योंकि मैं एक फंडिंग अकाउंट के साथ काम करता हूँ, फंडिंग कंपनी के साथ काम करता हूँ। अच्छा। तो मेरी पूरी टीम है जो कि मुझे उनको इंस्ट्रक्शन देना होता है कि किस एरिया में बाई करना है, कभी कितना निकाल देना है, तो अभी उनके लिए काम करना है अपने को। तो सर अगर एक चीज और देखें तो आज के मोड जो है वो कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है कि वो ऑफलाइन से ऑनलाइन में मूव कर रहा है। आप जो है अभी भी ऑफलाइन में मूव कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, सबको उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैं उतना कंफर्टेबल वहां पे नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऑनलाइन आके ना इस कोचिंग जर्नी को और अच्छा बना सकता हूँ। अच्छा। कोई भी बना सकता है। एक साथ 200 लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, फीस थोड़ी कम कर दी जाएगी, उस 200 लोगों में 2 घंटे का क्लास होगा, मुझे खुद नहीं पता चल पाएगा कि किसने कितना ऑब्जर्व किया। मेरी क्लास में, मेरी कोचिंग में एक सिलेक्टेड पीपल होते हैं। अच्छा। तो पहले तो 30 होते थे, अभी हम 20-30 के बीच में रखते हैं, 20 से 30 लोगों का। अच्छा। क्योंकि जब 20 से 30 लोग आएंगे ना क्लास में, मैं 3 दिन जब उनके साथ रूबरू होऊंगा तो मेरे को पता चलेगा कि वो किस तरीके के स्टूडेंट हैं, कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उनको क्या और बताने की जरूरत है। तो एक अलग से देखने के बाद एक परसेप्शन बन जाएगा। तो मैं उस तरीके से उनको ट्रीट करूंगा अपने अगले जूम सेशन में या अगले नेक्स्ट आने वाली क्लास में। 200 लोगों में मैं 200 लोगों का चेहरा भी नहीं देख पाऊंगा, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि किसने कितना सीखा। तो इस वजह से मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, और ऑफलाइन कॉस्टली है कंपेयर टू ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत आसानी चीजें से हो जाएंगी, लेकिन घर पे बैठे आप पढ़ा भी देंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा, वो रिजल्ट नहीं आएगा वैसा। अभी पता है कि एक फंडिंग कंपनी के सर्वे में ये पता चला कि अगर 4000 लोगों ने अकाउंट लिया ना, तो उसमें से मुश्किल से 40 से 50 लोग अपना सेकंड राउंड तक निकालते हैं। 4000 लोगों में से 40 से 50 लोग 2 स्टेप अपना चैलेंज क्लियर करते हैं। उस 40 से 50 लोगों में 2 या 3 लोग अपना पे आउट लेते हैं लंबे समय तक। 4000 में से 2-3, सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। हमारे साथ क्या है कि हमारे स्टूडेंट जो भी आ रहा है, तो उसमें ये संख्या 20 से 30% की है। अच्छा। हालांकि पहले ये 40 से 50 थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे गिर के 20 से 30% पे आ गई है। तो कहाँ 20 से 30% है, कहाँ 0.2%, 0.02%, 0.03%। तो ये अंतर है सिर्फ इस ऑफलाइन की वजह से, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस की वजह से। सामने से जो पढ़ेगा वो सीखेगा, ये चीज है। बिल्कुल। अच्छा, आपके सेशन में किस किस टाइप के लोग आते हैं? हर तरीके के लोग आते हैं, अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, बुरे से बुरे लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो आफ्टर सेशन गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी आते हैं लोग जो आए कहीं और से थे और अब लग गए फॉरेक्स को लेके। ऐसे भी लोग आए हैं जो उधर मंदिर पे फोटो लगा के रखा हुआ है। अच्छा। ऐसे भी लोग आए जो फ्रॉड बोलते हैं। हर तरीके के लोग हैं, सब रिजल्ट है मेरा भी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है ये चीजें लोगों को सीखने के लिए आप क्यों कहते हैं? मतलब मैं अगर पूछूं कि आप किसी को रिकमेंड करें फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो इसके पीछे आपका क्या रहता है कि भाई मैं क्यों कहूं? मेरा पर्सनल कमाई होती है डॉलर में, खर्च होता है रुपए में। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। कमाई करेंगे आप डॉलर में
और खर्च करेंगे आप, एक्सपेंसेस जो होंगे वो रुपए में होंगे। तो सबसे बड़ा फॉरेक्स मार्केट इसीलिए कि कमाओ डॉलर में और खर्च करो कुछ रुपए में। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये है। दूसरा ये है ना कि मैं सबको क्यों बोलता हूँ करने के लिए। आप बताइए कि किसी 5 स्टार होटल में गए तो वहां पे क्या किसी बकरी, किसी मेमने या कुत्ते को वेलकम के लिए दरबान लगे होते हैं? नहीं। किसके लिए लगे होते हैं? आदमी के लिए, मनुष्य के लिए। बिल्कुल। तो और हमारे सनातन धर्म में बोला भी गया है कि वो 23 करोड़ या 26 करोड़ योनियों में घूमने के बाद मनुष्य तन मिला है। ये जितना भी विलासिता की चीजें हैं ना, वो सिर्फ मनुष्य के लिए हैं। तो अगर आप उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप कैसे मीट आउट करोगे? तो आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन को करते हुए पार्ट टाइम शुरू करिए। तो और पार्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट फॉरेक्स में नहीं हो सकता। अच्छा। वो आज के लिए क्रिप्टो है। और क्रिप्टो जब भी देगी तो एक्सप्लोसिव रिटर्न देगी आपको। ये पता चला कि इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, आज रात देखा कुछ और प्राइस था, अगली सुबह कुछ और है। 10x, 100x, 1000x कुछ भी हो सकता है वहां पे। वो कीजिए, लेकिन ट्रेडिंग शुरू करिए फॉरेक्स में, क्योंकि खुद का कैपिटल लगाना नहीं है जी। खुद का कैपिटल लगाना नहीं है, पार्ट टाइम शुरू करिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना फुल टाइम बिजनेस छोड़ के फॉरेक्स करोगे और फॉरेक्स उस लेवल के बन जाएंगे जब, और अपने सपनों को जियोगे। अभी क्या है कि आप जब जॉब में हो, आप जब किसी, अगर मान लीजिए आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है, पैसा है तो फिर टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जॉब में है, टाइम है क्योंकि 9 to 5 रहना है, सैटरडे संडे ऑफ, लेकिन पैसा नहीं है। बिल्कुल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो वो ट्रेडिंग में ही मिलेगा। और जब ट्रेडिंग से आप पैसा बनाओगे तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, इन सारी चीजों का लुत्फ ले पाओगे। घर वाले जो है आपके बारे में अभी क्या सोचते हैं? देखिए, घर वाले तो बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं समझते आज भी। ठीक है। और किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पापा हूँ, किसी का भाई हूँ। तो एक वही हेल्दी रिलेशन ही चल रहा है, बढ़िया है। बस उनको ये पता है कि कुछ तो मैं कर रहा हूँ जो अच्छा चल रहा है। उनके जो सपने हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वो फुलफिल हो रही हैं। हमारे मंच से आपको जो है अपने सबसे किसी क्लोज पर्सन को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? ये थोड़ा पर्सनल हो गया, इसके बारे में कभी सोचा नहीं मैंने। अच्छा। मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि एक बार की ट्रेडिंग जर्नी अपनी शुरू करिए। चलिए, बाकी मुझे लगता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल ऐसा हो जो इस मंच में रखना चाहिए हम लोगों को। हाँ, रखना चाहिए गवर्नमेंट को लेके कि अच्छा। मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग में पता नहीं क्यों चीजें ऐसी हुई है। अच्छा। फॉरेक्स में मान लीजिए कि ठीक है, अच्छी बात है कि फॉरेक्स रिजर्व कमजोर होता है, इस वजह से हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहाँ का सही है कि क्रिप्टो में आपने किसी भी तरीके का कोई कुछ रेगुलराइजेशन लेके आप आया नहीं, कुछ भी रेगुलेटरी आपने बनाया नहीं और टैक्स पहले थोप दिया 30% का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि कितना बड़ा मार्केट कैप है। जैसे अभी ऑनलाइन गेमिंग की बात चल रही थी, 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री, बिल्कुल उसको पनपने ही नहीं देना चाहिए था। चलो अगर हो गया तो उसके लिए कोई रेगुलेशन लेके आओ आप, सीधा उसको बंद कर दिया, सीधे ठीक है। ठीक है, लोग पैसे गंवा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग पैसे कमा भी तो रहे थे। कितनी सारे लोग उससे जुड़े थे, कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। कुछ अलग से उसमें जोड़ देते, कुछ क्लॉज लगा देते, कुछ टैक्स डाल देते उसमें, जिससे कि वो वेल रेगुलाइज हो जाता वो इंडस्ट्री। पहले आप उसको 23,000 करोड़ तक का बनने का वेट किया आपने, फिर अचानक से बंद कर दिया। क्रिप्टो को ले लीजिए, किसी भी तरीके का कुछ भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं डाली और टैक्स पहले डाल दिया, क्योंकि देख लिए कि इस इंडस्ट्री में पैसा आ रहा है, पैसा बन रहा है, तो टैक्स लगा दी। फॉरेक्स में आप बैन कर दो, सारे ब्रोकर को बैन कर दो, जैसे अभी CoinDCX है और भी बहुत सारे जो इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बने हैं। फॉरेक्स में भी कोई इंडियन प्लेटफॉर्म बनाओ। अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी प्रॉब्लम है तो उस केस में फंडिंग अकाउंट को यहाँ पे रेगुलराइज करिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ठीक है, आप फॉरेक्स खुद का पैसा लगा के नहीं कर सकते, लेकिन आप फंडिंग अकाउंट के थ्रू तो कर ही सकते हैं ना। वो तो अगर जैसे म्यूचुअल फंड सही है, जैसे आजकल ऐड आ रहा है मार्केट में, तो फॉरेक्स को लेके भी आना चाहिए। जो इतना ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं लोगों के मन में, उससे क्लियर हो जाएगा लोगों का। बिल्कुल। और कोई ऐसा सवाल जो हमें रखने चाहिए स्टूडेंट्स के तौर पे, अगर सोच के देखे तो, एक मेंटर के तौर पे सोच के देखे तो, एक आम इंसान के तौर पे अगर बात करें तो सीधा है कि शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट हाईली वोलेटाइल मार्केट होता है। ये दिखने में बहुत अच्छा होता है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, अगर जिसको आ गया उसके लिए बहुत ही आसान है ये। लालची लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका कैलकुलेशन मजबूत हो, डिसिप्लिन जो मेंटेन कर पाए। बिल्कुल, अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है, जोड़ घटाना आपको पूरा आता है कंप्लीट, बहुत हाईली तरीके का नहीं, नॉर्मल वाला, तो अगर आता है तो आपके लिए परफेक्ट मार्केट है ये। हाँ, थोड़ी नॉलेज की जरूरत है,
जाओ पहले यूट्यूब पे सर्च करो, फिर उसमें पता करो, फिर जो मैंने आपको बताया, हम जैसे बात हुई बहुत लाखों लोग पढ़े हुए हैं पॉडकास्ट, बिल्कुल पॉडकास्ट देखिए, थोड़ा वहां से नॉलेज गेन करिए, फिर एक सही कोचिंग सेंटर खोजिए, एक सही इंस्ट्रक्टर को ढूंढिए, उसके साथ जाके आप अपना एजुकेशन लीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए। एजुकेशन लेने के बाद उसे आइए मार्केट में धीरे धीरे करके, पहले जो बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग के बाद फिर डेमो ट्रेड करिए, फिर अप्लाई करिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई भी एकदम बिगिनर लेवल है, जैसे कि मुझे ही मान लीजिए आप लोग, मुझे कुछ भी नहीं आता, शून्य हूं मैं, सवालें जो मैंने किया वो सारे रिसर्च के ऊपर था। बाकी जो है मेरे हिसाब से, अगर मेरी पर्सनल सोच है, अगर आपको किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आना है तो आप जो है पहले रिसर्च करें। सोशल मीडिया का जमाना है, चाहे गूगल है, आप पहले रिसर्च करें, उस चीजों को जो है वो डेमो में और प्रैक्टिकली करके देखें कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर आप सक्षम है तो वेल एंड गुड, आप आगे फर्दर बढ़िए, आप लॉस नहीं कीजिए। अगर आप कैपेबल नहीं है तो इस मार्केट में मत आइए। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप आगे जा सकते हैं। बाकी आपकी अपनी सोच है, ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल एडवाइस जो भी है, आप एक बार लेके आगे बढ़े। बाकी जो है आपको अगर लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट में हमें और भी कुछ टॉपिक पे बात करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके खुला हुआ है, आप अपनी राय रख सकते हैं। और आपको कुछ अच्छा या बुरा भी लगा हो वो भी हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। This video doesn't encourage trading and is only for educational purpose. I am not a SCBI registered investment advisor nor associated with any stockbroker. Please consult your financial advisor before taking any decision.